अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि 2024 में भी मैं ही आऊंगा, 2024 में भी मैं ही झंडा फहराऊंगा। लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं की हालत आप देखिए। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आप को फिर से डिक्लेयर कर देते हैं कि वही आएंगे दोबारा, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर हालात ये हैं कि उपचुनाव के अंदर भी बीजेपी के एक प्रत्याशी अगर उतरते हैं तो उनका किस तरह से विरोध होता है। भाजपा के प्रत्याशी हैं ये, जिनको आप चेहरा पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके चेहरे पर कालिख पोत दी गई है, शाई डाल दी गई है। दारा सिंह चौहान इनका नाम है और उपचुनाव के लिए लोगों का समर्थन मांगने के लिए ये पहुंचे थे और जैसे ही अपनी खिड़की खोल करके गाड़ी की निकलते हैं, इनके ऊपर शाही फेंक दी जाती है और फिर मालाओं से जो है अपने चेहरे को छुपाने का काम करते हैं। तो देखिए दो तस्वीरें, ये वीडियो में आपको दिखाता हूं, वीडियो देखिए। जमीन पर हालात ये हैं कि उपचुनाव के अंदर भी भाजपा को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ देश के लाल किले पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं आऊंगा मैं ही। कमाल की बात है। दोनों तस्वीरें आप देखिए। गाड़ी से उतरे, फूल माला दो दो पहनाई, देखिए। और ये जय जवान का नारा लगाते हुए मुंह पर शाई फेंक दी। गाड़ी से उतरते फोन करते हुए दो माला पहनाई जाती है और जय जवान का नारा लगाते हुए इनके चेहरे पर कालिख डाल दी गई है। तो ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बता रही है कि कैसे बीजेपी को लेकर के लोगों का विरोध है। और इन शख्स का नाम है दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान को लेकर क्यों विरोध है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो बात मैं कहता हूं उस पर थोड़ी सी बात कम होती है। जो मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि वो फिर से आएंगे, 2024 में वही झंडा लहराएंगे, वही गुणगान करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, लेकिन जमीन पर ऐसी हालात क्यों है? जमीन पर क्यों आखिरकार बीजेपी के नेताओं का इस कदर विरोध हो रहा है? क्या इस बात को नहीं सोचना चाहिए? और क्या यही जो है वो नरेंद्र मोदी जिसकी बात कर रहे हैं कि लोगों का प्यार है तो वो यही प्यार है? सवाल ये है। अब दारा सिंह चौहान की तस्वीरें आपने देखी और कुछ प्रतिक्रिया और इस खबर को लेकर के डिटेल में आपको बताता हूं। चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, भाजपा के प्रत्याशी हैं ये। भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान, युवक ने फेंकी शाही, वीडियो सामने आया और वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। दारा सिंह चौहान पर शाही फेंक दी गई। प्रचार में निकले थे, घोसी में दारा सिंह चौहान पर शाही फेंकी। घोसी के अदरी कस्बे में प्रचार के दौरान ये घटना हुई। शाही फेंकने वाला भागने में सफल रहा। शाही फेंकने वाला अपना नारा लगा करके काम करके वहां से निकल गया और अब भाजपा ही कह रहे हैं कि ये योगी की सरकार है, छोड़ेगी नहीं। अरे जब वहां पर ये देखिए, ये गनमैन भी इनके साथ में है। दारा सिंह चौहान के साथ में एक गनमैन भी दिया हुआ है। फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरते हैं साहब और फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतर के 4 माला डलवाते भी हैं। डलवा करके यानी कि वहां पर 4 माला डालने वाले इनके समर्थक भी रहे होंगे। और ऐसे ही एक जो है कोई शख्स आता है और नारे लगा करके शाही फेंक देता है। इस घटना को लेकर, इस घटना को बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिसने भी ये किया है प्रशासन एक्शन लेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, कुछ लोग ये बात भूल गए हैं। आरोपी पर जरूर पुलिस का एक्शन होगा। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है तो सबको मालूम है, लेकिन फिर ये विरोध क्यों हो रहा है उस पर भी तो बात करनी चाहिए थी कि आखिरकार हुआ क्यों है, किया क्यों है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए थी। मानक गुप्ता है, ये ट्वीट कर रहे हैं कि दारा सिंह चौहान के ऊपर शाही फेंक दी है। दारा सिंह चौहान वही हैं जो बसपा से, बीएसपी से भाजपा के अंदर, बीएसपी से बीजेपी के अंदर और भाजपा से सपा से और सपा से फिर जो है भाजपा वाले,
इनका जो गणित है वो ऐसे रहा है कि पहले ये जो है वो बीएसपी में थे, बीएसपी से ये जाते हैं बीजेपी, और बीजेपी से ये जाते हैं एसपी, और एसपी से फिर दोबारा जो है ये बीजेपी, फिर दोबारा बीजेपी के अंदर। ये इनका गणित है साहब। तो जनता किस कदर नाराज है, जनता के अंदर किस कदर गुस्सा है, और खास करके जो दल बदलू नेता हैं उनकी तो खैर नहीं है। क्योंकि यही चीज कर्नाटक में भी देखी कि कर्नाटक में जिन दल बदलुओं ने वहां पर सरकार गिरवाई थी, वहां पर ज्यादातर सीटों के ऊपर वो दल बदलू नेता हार गए। और बीजेपी को ऐसी चिंता मध्य प्रदेश में भी सता रही है कि कहीं पर दल बदलू नेता जो सिंधिया के साथ में आए थे उन सबको टिकट दे दिया जाए तो सारे हार ना जाएं, क्योंकि ज्यादातर कर्नाटक के अंदर हार गए थे। लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि आप किसी का टिकट पर चुनाव जीते और किसी के टिकट पर जो है फिर अगले चुनाव जीतने के लिए चले जाएं, किसी की पार्टी में शामिल हो जाएं। ये पहले बीएसपी से फिर जो है ये बीजेपी में, और बीजेपी से एसपी में, और एसपी से फिर बीजेपी के अंदर। तो ये क्या खेल बना रखा है, जनता को फुटबॉल समझ रखा है क्या? डॉक्टर मिराज हुसैन लिखते हैं कि दारा सिंह चौहान बीजेपी में मंत्री थे और फिर उसके बाद में उन्हें लगा कि सपा आ रही है तो वहां पहुंच गए। अब सपा हार गई तो सपा को छोड़ करके बीजेपी के अंदर चले गए, टिकट ले और घोसी सीट से प्रत्याशी बन गए, जनता के बीच में पहुंचे तो दल बदलू नेता का ऐसा स्वागत हुआ, निंदनीय है। अब ये कार्य तो निंदनीय है कि इस प्रकार से किसी के साथ किया जाए, वो तो गलत बात है, लेकिन सवाल ये भी है ना कि हो क्यों रहा है, इस पर भी तो बात हो। और क्या इस पर बीजेपी को खुद जो अब सत्ता में है उनको रोकथाम नहीं लगानी चाहिए? लेकिन बीजेपी अगर रोकथाम लगा देगी दल बदलू कानून के ऊपर तो फिर सरकारें बनेंगी कैसे, सरकारें गिरेंगी कैसे? सवाल ये भी तो है। संजय त्रिपाठी ने लिखा है कि बार बार दल बदल करके राजनीति करना इतना आसान नहीं होता। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को ले लीजिए, चुनाव से पहले भाजपा से सपा में गए, लोकसभा चुनाव से पहले फिर वापसी कर दी, और आज घोसी में प्रचार के दौरान नाराज लोगों ने चेहरे पर शाही फेंक करके विरोध दर्ज करा दिया। तो विरोध हो रहा है साहब। अब 5 तारीख को यहां पर जो है मतदान होना है, करीब 15 दिन बाद में, और 8 तारीख को जो है वो 8 सितंबर को गिनती होनी है, 18 दिन बाद में। और ये सीट जो है वो इसलिए खास है कि 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, इसी चुनाव के अंदर अभी जो है। और दारा सिंह चौहान एक बार फिर से सपा छोड़ करके भाजपा में चले गए हैं। और इससे पहले साल 2019 के अंदर उपचुनाव में इस सीट पर भाजपा के विजय राजभर ने जो है वो जीत दर्ज की थी उपचुनाव के अंदर। तो इस बार के उपचुनाव में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हालत हुई है, जैसे बीजेपी के सामने यहाँ पर मुकाबला है, तो ये सारी चीज़ जो है वो साफ तौर पर बता रही है कि कितनी मुसीबत खड़ी हो गई है। देखिए एक चीज़ को और समझिए आप, एक इस घटना के जरिए जो है वो एक चीज़ और समझनी जरूरी है कि लोगों का जो है वो इस घटना के बाद में क्या रिएक्शन है, और लोग जो है वो अब किस तरह के जो है वो राजनीति को पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर क्या भाजपा के लिए अब बहुत कुछ जमीन बाकी है, या भाजपा के लिए चीज़ें सिमट रही हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जमीन जो है वो बदल रही है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति वो बदल रही है। और 2019 के मुकाबले में तो 2024 के मुकाबले में अगर आज की राजनीति को देखें तो बहुत तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों साथ में आ चुकी हैं, इंडिया गठबंधन में हो चुकी हैं। कल अखिलेश यादव कह रहे थे कि उनसे सवाल पूछा गया, चित्रा त्रिपाठी ने सवाल पूछा कि आप कितनी सीटें देंगे, एक सीट जीत करके आई है कांग्रेस पार्टी, आप उसको कितनी सीट दे देंगे? तो ये बार बार पिंच करने की कोशिश हो रही है कि एक पार्टी वाली एक जो है वो लोकसभा सीट वाली जो है पार्टी है कांग्रेस, और उसको आप सीट क्यों दे रहे हैं या उसके साथ में क्यों जा रहे हैं, आपको तो नुकसान होता है, ये है वो है, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन 3-4 चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी को बहुत परेशान कर रही हैं, खास करके 4 चेहरे ये हैं जिसमें प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और नीतीश कुमार हैं। ये चारों बताए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से फिर से चुनाव लड़ सकते हैं।
और ये चारों अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर 4 खेमों में जबरदस्त जो है वो राजनीतिक घमासान देखने को मिलेगा। अमेठी से राहुल गांधी उतर जाएं, उसके साथ साथ वाराणसी से प्रियंका गांधी उतर जाएं, तो और उसके साथ साथ फूलपुर से जो है वो ये जो है वो बताया जा रहा है कि फूलपुर से नीतीश कुमार उतर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित नेता के चेहरे के तौर पर जो है वो लाने की कोशिश हो रही है। चूंकि मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, तो दलितों के वोट को भी कैप्चर किया जाए, ओबीसी वोट को कैप्चर किया जाए, और कांग्रेस अपना पूरा जो जनाधार है, जिसका खोया हुआ जनाधार है, उसको दोबारा से हासिल करे। ये सारी कोशिश हो रही है। और इस सबके बीच में ये चीज तो बिल्कुल साफ है कि 2019 में अगर आप देखेंगे, 2019 में बीएसपी एसपी का जो गठबंधन था, उसके मुकाबले 2024 में जो गठबंधन रहेगा, जिसमें आरएलडी है, जैन चौधरी की पार्टी है, उन्होंने भी साफ कर दिया कि मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, मैं छोड़ करके नहीं जाने वाला हूं, मैं इंडिया में ही रहूंगा। तो जैन चौधरी ने साफ कर दिया है। तो ये सारी चीजें बता रही है कि बीजेपी जो समझ रही है, बीजेपी जो देख रही थी कि ये तर्कस के जो तीर अलग अलग हैं वो अलग अलग ही रह जाएंगे, ये एक जगह पर नहीं आने वाले हैं। लेकिन अब सब कुछ जो है वो एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है, और जब सब कुछ एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है और एक तरफ केवल बीजेपी रह जाएगी, और 2024 में तो वोट भी 2 ही पड़ने हैं, एक मोदी के साथ वाला वोट और एक विरोध वाला वोट। विरोध वाला वोट उसी को जाएगा जो उस गठबंधन में रहेगा, और उस गठबंधन में जो रहेगा तो फिर कहीं पर वो वोट जो है 60% है, कहीं पर वो वोट 70% है, कहीं पर वो वोट 40% है, जो बीजेपी के नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाला वोट है। क्योंकि बीजेपी को जो वोट मिलेगा वो बीजेपी का वोट मिलेगा, नरेंद्र मोदी को जो वोट मिलेगा वो उनका वोट है। लेकिन नरेंद्र मोदी को पिछले चुनाव में अगर देख ले तो 35-36% लोगों ने वोट दिया था, उसके अलावा कहां वोट है, उसके अलावा तो वोट नहीं है। तो ये 60% जो वोट है ये विपक्ष के पास में है, और 60% वोट में अगर 5-10% अगर इधर उधर भी होता है, तब भी 55-60% वोट जो है वो सीधे तौर पर विपक्ष के खाते में है। और 55-60% अगर वोट विपक्ष के खाते में जाता है तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं को एडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। 15 दिन बाद में इलेक्शन है, और इलेक्शन में क्या होगा, उपचुनाव के अंदर क्या होगा, वो तो साफ तौर पर पता चल जाएगा। लेकिन जो जमीनी रुझान है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि स्थिति ये नहीं है जो नरेंद्र मोदी बात करते हैं, हालात वैसे नहीं है जिस तरह से नरेंद्र मोदी दिखाने की कोशिश करते हैं। जो नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं कि 2024 में वही आएंगे, अगर वही आएंगे तो एक प्रत्याशी को जो है वो इस तरह का विरोध झेलना नहीं पड़ता, अगर बीजेपी की इतनी जबरदस्त हवा होती तो। क्योंकि बीजेपी का रुतबा जो है, डबल इंजन की सरकार में योगी आदित्यनाथ जहां पर हैं, नरेंद्र मोदी जहां पर हैं, वहां पर ऐसा विरोध है, तो फिर समझना चाहिए कि 2024 की जो राजनीति है वो किस दिशा में बढ़ रही है। तो बहरहाल आप बताइए, जिस तरह से विरोध हो रहा है, क्या इसके बाद में वाकई मुमकिन लगता है कि नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं उस बात में कहीं पर कोई जो है टकराव नहीं है, कहीं पर कोई संघर्ष नहीं है, और बीजेपी को एक तरफा जबरदस्त जो है वो लोगों का रुझान मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, या जमीन पर जो बातें हैं वो अलग हैं, नेताओं के भाषण में जो हवाई सपने दिखाए जा रहे हैं, जो गुलाबी सपने दिखाए जा रहे हैं, वो अलग हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।